तविश जब उस ठंडी विदेश शहर की सड़कों पर पहली बार उतरा था तो उसे लगा था कि उसने अपने अतीत के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। हिंदुस्तान की वह गलियां, वह घर का आंगन और वे बचपन में बिना समझे की गई शादी, सब कुछ पीछे छूट गया है। उसने खुद से कहा था कि अब उसकी जिंदगी सिर्फ उसकी अपनी होगी। लेकिन इंसान चाहे कितनी भी दूर चला जाए, कुछ यादें उसकी रूह में ऐसे बस जाती हैं जैसे मिट्टी में पानी। तविश के साथ भी यही हुआ था। यहाँ विदेश में सब कुछ अलग था। लोगों का पहनावा, उनकी सोच, उनका जीने का तरीका। यही उसकी मुलाकात मारिया से हुई थी। सुनहरे बालों और नीली आंखों वाली मारिया, जिसकी मुस्कान में एक अजीब सा आकर्षण था। धीरे धीरे वह उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई और एक दिन तविश ने उसे प्रपोज भी कर दिया। बाहर से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगता था, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक अनकहा खालीपन था। हर रात जब मारिया अपने दोस्तों के साथ देर रात तक पार्टी करती, बेफिक्र होकर हंसती, लड़कों के कंधों पर हाथ रखकर बातें करती, तब तविश के दिल में एक हल्की सी चुभन उठती थी। वह जानता था कि यहाँ सब सामान्य है, यहाँ कोई इसे गलत नहीं मानता। फिर भी उसके अंदर कहीं गहराई में हिंदुस्तान की वो शर्म, वो हया, वह संकोच वाली लड़कियों की छवि जिंदा थी, जो उसकी यादों में बसी हुई थी। मारिया उसे प्यार करती थी, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन उसका खुला मिजाज तविश को कभी पूरी तरह सुकून नहीं दे पाया। और तभी धीरे धीरे उसके मन में एक अजीब सा ख्याल जन्म लेने लगा। इशिता का ख्याल, वही इशिता जिससे उसकी बचपन में शादी हुई थी, वही लड़की जिसे उसने कभी ठीक से देखा भी नहीं था और जिसे वह हमेशा अपने लिए एक बंधन समझता रहा। तविश विदेश इसलिए आया था कि वह उसे रिश्ते से हमेशा के लिए छुटकारा पा सके। लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना वो उस रिश्ते से दूर जाने की कोशिश करता, उतना ही वह उसके करीब आता जा रहा था। कभी कभी रात की खामोशी में उसे लगता जैसे कोई दृश्य डोर उसके दिल को खींच रही हो, जैसे किसी दूर देश में बैठी एक लड़की की खामोश दुआएं उसे पुकार रही हो। उसे ये नहीं पता था कि वह डोर सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक ऐसा राज भी समेटे हुए है जो उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। उसी बीच भारत से माँ बाप का दबाव बढ़ने लगा। फोन पर माँ की भीगी आवाज, पिता की थकी हुई खामोशी उसे भीतर तक हिला देती थी। उसे लगा जैसे वह अपनी जड़ों से कटता जा रहा है। मारिया के साथ होते हुए भी उसे एक अधूरापन घेरे रहता। वह उससे जुड़ा था, मगर उसे उसमें वो बदलाव चाहिए था जो शायद संभव ही नहीं था। आखिरकार एक दिन उसने अचानक फैसला कर लिया, बिना मारिया को पूरी सच्चाई बताए, बिना उसे ये एहसास कराए कि वे लौटकर शायद वही नहीं रहेगा। उसने टिकट बुक करवा लिया। उसने बस इतना कहा कि उसे अपने परिवार के पास जाना है। मारिया की आंखों में उस दिन जो अनकही दहशत और टूटन थी, वह तविश के दिल में कहीं गहरे उतर गई। मगर उसके कदम नहीं रुके। वह लौट आया अपने देश, अपने घर, अपने अतीत की ओर। भारत की मिट्टी की खुशबू ने उसका स्वागत किया, मगर उसके भीतर का धुंध खत्म नहीं हुआ। अपनी पत्नी को भूलने की कोशिश करता, उसे सिर्फ औपचारिक रिश्ता मनाने की जिद करता, मगर जितना वो भागता उतना ही उसे एहसास होता कि दिल के किसी कोने में वह भारतीय सादगी, वह स्थिर प्रेम, वह संकोच, अपनापन अब भी जिंदा है। मारिया की यादें उसे रातों में घेर लेती, उसकी हंसी, उसका स्पर्श, उसका बेबाक प्यार। दूसरी ओर एक अनकहा सवाल उसे कुरेदता रहता कि क्या वह कभी किसी एक दुनिया को पूरी तरह अपना पाएगा। उसने चाहा था आजादी, मगर अब वह दो मोहब्बतों के बीच बटा खड़ा था। एक जो उसे खुलकर जीना सिखाती थी और एक जो उसे भीतर से थाम लेना चाहती थी। उसकी कहानी अब सिर्फ नफरत या जिद की नहीं रही थी, वह एक ऐसे दिल की कहानी बन चुकी थी जो समझ नहीं पा रहा था कि उसे चाहिए क्या। आंखों को भुलाने वाली चमक या आत्मा को छू लेने वाला प्यार चाहिए था। इसी कंफ्यूजन में पड़ा आज अपने हिंदुस्तान सरजमीन पर लौट आया था। मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए आया हूँ दादी, और ये बात साफ कर दूं कि मैं अपनी पत्नी इशिता को डिवोर्स देकर ही जाऊंगा। तविश की इस बात पर दादी आश्चर्य से उसे देखने लगी। इतने वर्षों के बाद वो विदेश से लौटा था। पूरे घर में खुशी का माहौल था कि अब इशिता की विदाई होगी, गवन की बारात आएगी, वह उसे पूरे रीति रिवाज से अपने कमरे में ले जाएगा। विदेश जाने से पहले उसके दादा वीर साहब ने सख्ती से उसे समझाया था कि इशिता को कभी मत भूलना और पढ़ाई पूरी होते ही उसकी विदाई कराकर उसे अपना लेना। घर क्या था, एक बड़ी सी हवेली थी जिसमें सब साथ रहते थे। बस फर्क इतना था कि अब उसे इशिता को अपने कमरे की जिम्मेदारी
और अपने नाम का अधिकार देना था। बचपन में ही दोनों की शादी कर दी गई थी। तब ना समझ थी ना अपनापन, बस एक रिश्ता था जो बड़ों ने तय किया था। इससे पहले कि दादी राजेश्वरी कुछ जवाब देती, कमरे का दरवाजा खुला और एक नाजुक सी बेहद खूबसूरत लड़की अंदर आई। दादी प्लीज परमिशन दे दीजिए ना, वहां सारी लड़कियां होंगी, मुझे भी तो जाना है। वह लड़की चहकते हुए दादी से बातें कर रही थी और तभी एक टक उसे देखता रह गया। उसकी आवाज में बचपना था, व्यक्तित्व में अजीब सा आत्मविश्वास। उसके जाते ही बेखुदी में दादी से पूछ बैठा, ये लड़की कौन थी दादी? उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। इतने दिनों के बाद वह जिस हवेली में लौटा है वहां बहुत कुछ बदल चुका है। जिसे वह बचपन में मोटी सी, गोल मटोल और हमेशा खाने की शौकीन समझकर नापसंद करता था, वही सीता अब निखरी निखरी सी ऐसी हो गई थी कि पहचानना मुश्किल था। चेहरे पर वही मासूमियत थी, पर अब उसमें अदाएं भी जुड़ गई थी। तभी उसके कुछ दोस्त आ गए थे, जिनके स्वागत और खातिरदारी के लिए उसने नौकरानी को तुरंत चाय नाश्ता लाने को कहा और खुद ड्राइंग रूम की ओर बढ़ गया। मगर जैसे ही वह किचन से बाहर निकला, गोल मटोल चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए इशिता ने किचन में कदम रखा। आज उसने खुद रसोई संभालने की ठान ली थी। उसने पूरे किचन में जैसे रौनक ही लगा दी थी। वरना जिसे खाने से बेइंतहा मोहब्बत हो, उसे खाना बनाने से उतनी ही नफरत होती है। और इशिता भी ऐसे ही थी। खाना बनाना उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। पर आज बात अलग थी। आज वह चाहती थी कि तविश के दोस्तों को ऐसा स्वाद मिले कि वे उसकी तारीफ करते न थकें। आखिर वह घर भर की इकलौती और सबकी लाडली थी। कमला देवी उसे अपनी आंखों का तारा कहती थी। धर्मपाल उसके हर नखरे पर हंस देते थे। जानकी देवी तो उसे अपनी गुड़िया समझती थी। घर में कोई ये सोच भी नहीं सकता था इशिता पर गुस्सा किया जाए, पर आज हालात कुछ और थे, क्योंकि तविश के दिल में अब भी पुराने भरम और जिद जिंदा थे। और इशिता अनजाने ही उन सभी धारणाओं को तोड़ने की तैयारी में इशिता फ्रिज में पानी निकालकर पीते हुए चूल्हे पर रखे चाय के बर्तन को देख रही थी। नौकरानी ने जैसे ही चाय की सारी चीजें उसमें डाल दी, इशिता ने आगे बढ़कर इधर उधर नजर दौड़ाई और फिर मुंह बनाकर नौकरानी की आंख बचाकर चाय में काफी सारा नमक डाल दिया। इशिता मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? नौकरानी हक्का बक्का सी कभी चाय को तो कभी इशिता को देखती रही। जो करना था मैंने कर दिया, अब जल्दी से उसे ड्राइंग रूम तक पहुंचाओ। इशिता ने बड़ी बेफिक्र से हाथ झाड़े और पीछे हट गई, जबकि नौकरानी हैरान परेशान रोने जैसे चेहरे के साथ कांपते हाथों से चाय कपों में डालने लगी। इशिता हाथ में पड़ी चॉकलेट का मजा लेते हुए नौकरानी को अपने साथ ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ते देख रही थी और उसके होठों पर अजीब सी शरारती मुस्कान तैर रही थी। फिर बस कुछ ही देर में घर की दीवारें गूंज उठी। तभी इस नौकरानी पर बुरी तरह चिल्ला रहा था। उसकी ऊंची आवाज सुनते ही इशिता के सीने में जैसे ठंडक उतर गई। साहब, उसमें मेरी क्या गलती है? वह तो इशिता मैडम ने मुझे जबरदस्ती ऐसी चाय देने को भेजा था। नौकरानी सिर झुकाए हकलाते हुए अपनी सफाई दे रही थी। दूसरी तरफ जैसे ही तविश ने इशिता का नाम सुना, उसके चेहरे के भाव तेजी से बदल गए, मानो किसी ने उसके मुंह में कड़वा करेला डाल दिया हो। तन बदन में आग सी लग गई। ये मोटी तो आज नहीं बचेगी। कड़े तेवर लिए वे वहां से निकल गया। उसे ज्यादा तलाश नहीं करनी पड़ी। इशिता अपने कमरे से बाहर ही मिल गई। वह उसके माथे पर ओढ़े गुस्से को देखकर डरने के बजाय अपने होठों पर उभरती जीत वाली मुस्कान को दबा रही थी। तुम मोटी, धरती पर बोझ, इस घर की सबसे नाकारा और निकम्मी लड़की हो। क्यों चाय में नमक मिलाया तुमने? जानती हो मैं अपने दोस्तों के सामने कितना शर्मिंदा हुआ हूँ। तविश लगातार उस पर चिल्ला रहा था। अपने लिए मोटी शब्द सुनते ही इशिता ने उसे जोर से घूरा। मोटी नहीं हूं मैं, समझे तुम? और तुम्हारे उन घटिया दोस्तों से मेरा कुछ दिन पहले का बदला था, जिन्होंने मेरे कॉलेज के सामने मुझे गोलगप्पे खाते देख मेरा मजाक उड़ाया था। इशिता अब खुद भी गुस्से में थी। वह अभी सिर्फ 21 साल की थी और मोटी औरत कहे जाने पर उसका खून खौल उठा था। उसके भरे हुए शरीर को लेकर तविश अक्सर उसे औरत कहकर चिढ़ाता था। उन्होंने गलत क्या कहा था? ठीक ही तो कहा था कि जिंदगी में पहली बार एक गोलगप्पे को गोलगप्पे खाते देख रहे हैं। तब इसने तंज कसते हुए उसका मजाक उड़ाया। इशिता का बस चलता तो वह सच में सब तहस नहस कर देती। उसे सुलगता देखकर तविश ने जैसे सुकून की सांस ली। इशिता ने उसका नाम बिगाड़ते हुए कहा, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। वह चिल्लाती हुई जैसे ही उसकी ओर बढ़ी, तभी घर के बड़े आ गए। राजेश्वरी ने उसे टोका तो वह दांत भींच कर रह गई। तभी अपने गुस्से को दिखाते हुए और चौड़ा हो गया।
और मौके का फायदा उठाकर इशिता की शिकायत करने लगा। आंटी, आपको पता है आज इसने क्या किया है? मेरे दोस्तों के लिए बन रही चाय में नमक डाल दिया है। जानती है मैं कितना शर्मिंदा हुआ हूँ। तब इसने सब चबा चबा कर कहा था। अपनी बेटी की इस हरकत पर राजेश्वरी कुछ पल के लिए चुप रह गई, इससे पहले कि वह इशिता को डांट दी। इशिता रोने की एक्टिंग करते हुए अपने पिता वीर साहब के सीने से जा लगी। पापा, इसके बेवकूफ दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया था और फिर इस तविश ने भी मेरा साथ देने के बजाय मेरा ही मजाक बना दिया, तो बस मुझे गुस्सा आ गया। वह खुद को बेहद मासूम दिखाने की कोशिश कर रही थी। खबरदार, जो तुमने हमारी बच्ची को डांटा, यही हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करता है जिसे इशिता को गुस्सा आता है। वीर साहब गुस्से से तविश को देखते हुए अपनी बेटी की तरफदारी करने लगे। तविश ने झुंझलाकर हाथ झटका, एक तीखी नजर इशिता पर डाली और बिना कुछ कहे अपने कमरे की ओर चला गया, जबकि इशिता उसकी पीठ देखकर मुस्कुराहट दबाती खड़ी रह गई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। इशिता को गलती के बावजूद प्यार मिल रहा था। ये तो हर दिन की कहानी थी। इशिता अपने माँ बाप, अपने पिता के दोस्तों और दादी की भी लाडली थी, और ऐसे हर हालत में तविश हमेशा सब्र का कड़वा घूंट भरकर रह जाया करता था। इशिता बेटा, चाय में नमक कौन डालता है? अगली बार चीनी डालना, इतनी डालना कि उसका और उसके दोस्तों का कड़वापन भी दूर हो जाए, वीर साहब ने शरारती अंदाज में कहा। तो इशिता हंसते हुए उनके सीने से जा लगी। ऐसा नहीं था कि इशिता अंकल की भी चहेती नहीं थी। घर के हर बड़े का दिल उसी के लिए धड़कता था। राजेश्वरी सबको इशिता के हिमायती करते देखकर अफसोस से बस सिर हिलाकर रह जाती थी। रोज रात सोने से पहले इशिता तविश का ये रोज का नियम था कि दोनों कुछ वक्त दादी के साथ जरूर बिताते थे, लेकिन उस बीच उनकी जिद भी अजीब थी। जब दोनों में से एक दादा दादी के पास हो तो दूसरा वहां दिखाई ना दे, जबकि हकीकत ये थी वे दोनों एक दूसरे से बढ़कर जिद्दी थे। इसलिए हर दिन लड़ाई झगड़े के बाद भी आखिर में एक साथ दादा दादी के कमरे में टपक ही पड़ते थे। तविश अपने फोन में मगन आगे बढ़ रहा था और इशिता दादा दादी के पैर छूने और नमस्ते करने के ख्याल से तेज रफ्तार से कदम उठा रही थी। नतीजा ये हुआ कि रास्ते के मोड़ पर दोनों का जोरदार टकराव हुआ और इशिता अपने चेहरे पर लगी चोट पर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। उसका सिर तविश के सिर से टकराया था, इसलिए तविश को भी चोट लगी थी, लेकिन वह शोर मचाने के बजाय चुप निगाहों से इशिता को घूर रहा था। पत्थर इंसान, तोड़ दिया मेरा सिर। एक हाथ से अपना सिर पकड़कर वह जोर जोर से चिल्ला रही थी। तविश के होठों पर गुस्से भरी मुस्कान उभर आई। मैं पत्थर हूं तो हूं, तुम भी तो मोटी शरीर वाली हथनी हो जिस पर इतनी चोट का असर नहीं होना चाहिए। तविश का तंज हर बार की तरह इशिता के भरे हुए जिस्म पर था। जी नहीं, मैं नरम हूँ, रुई का फाहा हूँ, तुम किसी पहाड़ के पत्थर से कम नहीं। इशिता अपना दर्द भूलकर अब लड़ने मरने पर उतारू हो गई थी। इशिता के खुद की तारीफ करने पर तविश की नजरें अनचाहे उसके जिस्म पर ठहर गई। इसमें कोई शक नहीं था कि वो बेहद गोरी, गुलाबी आभा वाली और मुलायम त्वचा की मालकिन थी। थोड़ा भारी शरीर होने की वजह से वह सच में किसी नरम गुड़िया जैसी लगती थी। अपनी आंखों की तपिश का एहसास होते ही तविश ने ही दिल में खुद को झिड़का और सख्त चेहरा बनाकर बोला, हटो आगे से, मुझे दादी के पास जाना है। नजरें चुराते हुए तविश आगे बढ़ा तो इशिता जल भुनकर राख हो गई। उसे रहा नहीं गया, उसने गुस्से से अपना मुक्का बनाया और तविश के बाजू पर दे मारा। ऐसे कैसे चले जाओगे? तुम्हें पता है बदला लिए बिना मुझे खाना भी हजम नहीं होता। मुझे चोट तुम्हारे इस बाजू की वजह से लगी है ना, तो सजा भी यही भुगतेगा। बोलते बोलते वह अपनी कार्रवाई पूरी कर तविश से दूर भागी। पागल मोटी औरत, मुझे भी चोट लगी है, तुम फूलों से तो नहीं बनी ना। ठहर जाओ, मैं बताता हूँ तुम्हें। तविश ने आंखें तैराते हुए उसके पीछे कदम बढ़ाए तो इशिता सामने मौजूद कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गई। ये कमरा कमला देवी और उनके पति धर्मपाल का था। दादा प्लीज मुझे छुपा लो, इशिता सिसकते हुए दादाजी की तरफ बढ़ी तो उन्होंने प्यार से उसके लिए अपनी बाहें फैला दी। दादा, आप आज बीच में नहीं आओगे, मैं आपकी चहेती पोती को नहीं छोड़ूंगा। इसकी जुबान के साथ अब हाथ भी बहुत चलने लगे हैं। अगले ही पल तविश गुस्से में तमतमाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ तो दोनों बुजुर्ग प्यार से उन दोनों को देखने लगे जिसमें उनकी जान बसती थी। बाहर से चाहे वो एक दूसरे के जानी दुश्मन लगते हों, पर दोनों की दुनिया एक दूसरे के इर्द गिर्द ही घूमती थी। मजाल है ये मेरे बड़े होने का लिहाज कर लें। तविश का बस नहीं चल रहा था कि वह इशिता को आंखों से ही भस्म कर दे। तविश, गुस्सा थूक दो, इधर आओ मेरे पास। दादी ने हाथ में पकड़ी रुद्राक्ष की माला एक तरफ रखकर उसे बुलाया
वह झुंझलाते हुए उनके पास आया और उनकी गोद में सिर रखकर लेट गया। वह नरमी से उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। दादी, ये मुझे मुक्का मारकर आई है, तबीस ने शिकायत की, लेकिन उसकी आवाज में अब पहले जैसी सख्ती नहीं थी, जैसे सारा गुस्सा दादी की ममता के आगे पिघल गया हो। इसीता, बुरी बात है बेटा, तुम ऐसी बदतमीजी वाली हरकतें कब से करने लगी? दादी ने जैसे ही उसे डांटा, तभी इसके सीने में थोड़ी ठंडक उतर गई। अरे श्रीमती, मेरी बच्ची पर गुस्सा मत करो। जरूर इस साहबजादे ने भी पहले कुछ किया होगा। धर्मपाल झट से इशिता की हिमायती में बोल पड़े, तो तभी इसने अपनी मोटी मोटी आंखें खोलकर एक तीखी नजर अपने दादा और पोती पर डाली। उसमें हम दोनों की गलती से टक्कर हुई थी, मगर नहीं, इन मैडम को तो बदला लेना था, इसलिए मेरे बाजू पर मुक्का मारकर भाग आई है। तभी इसकी पूरी बात सुनकर धर्मपाल कुछ देर के लिए चुप हो गए और इशिता को देखने लगे। इशिता ने होंठ लटकाकर उनकी तरफ ऐसे देखा कि वह सब कुछ भूल बैठे। अरे बच्ची है तो क्या हुआ, अगर शरारत कर दी? धर्मपाल ने दादी से नजरें चुराते हुए कहा, तो तभी इसने दादी की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में इशारा किया। देख लो अपने पति के शब्द। दादी समझ नहीं पा रही थी क्या कहें, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि जरा से सख्त शब्द पर इशिता की आंखों में आंसू भर आएंगे और वे नाराज होकर कमरे से बाहर निकल जाएगी। धर्मपाल उसे कभी खुद से नाराज देख नहीं सकते थे, लेकिन साथ ही उन्हें तवीज से भी बहुत प्यार था, इसलिए वह हर वक्त तवीज को समझाने की कोशिश करते थे। शायद इशिता भी ये बात समझती थी, तभी तो उसे धर्मपाल से जितना लगाव था, उससे कहीं ज्यादा अपनी दादी से प्यार था। कई बरसों से धर्मपाल के दिल में एक ख्वाहिश दबी हुई थी, जिसे आखिरकार उन्होंने अपने बेटे वीर साहब और बहू राजेश्वरी के सामने रख दिया, तो सबके चेहरे खुशी से चमक उठे। पापा, आपने तो मेरे दिल की बात कर दी। हमारी बच्ची हमारी आंखों के सामने रहेगी, हमें और क्या चाहिए? वीर साहब ने चाहत भरे स्वर में कहा। तो राजेश्वरी को भी अपनी बेटी के भविष्य का सोचकर दिल से खुशी हुई। धर्मपाल तभी इशिता की शादी का इरादा कर चुके थे और अब उन्होंने उनके माँ बाप पर जिम्मेदारी डाली कि वे दोनों बच्चों को इस रिश्ते के लिए राजी करें। इशिता तो अपनी माँ बाप के सामने हमेशा चुप रहती थी, अपने सारे फैसले उन्हीं पर छोड़ देती थी। उनका मान सम्मान उनकी पहली प्राथमिकता थी, लेकिन तभी इसका नाम अपने नाम के साथ जोड़ने का ख्याल आते ही उसके दिल दिमाग की दुनिया बदलने लगी। एक अजीब सा मीठा एहसास उसके भीतर उतर आया। उसके होठों पर शर्मीली मुस्कान सज गई और भविष्य के सुहाने सपने उसकी आंखों में आकार लेने लगे। मगर दूसरी तरफ सब उल्टा हुआ। जैसे ही तबीस के सामने इशिता का नाम रखकर उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में स्वीकार करने को कहा गया, वह वहीं भड़क उठा। दादी और माँ, आप लोग पागल तो नहीं हो रहे? इशिता को मैं किसी भी हाल में अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। आखिरकार आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? कहाँ हर वक्त खाने पीने की शौकीन मोटे शरीर और मोटे दिमाग वाली इशिता, और कहाँ मैं खुद को मेंटेन रखने वाला आदमी। मेरी तरफ से साफ मना है। तभी इस बिना रुके अपने माँ बाप और दादा दादी के चेहरे की तरफ देखकर बोलता चला गया। मगर तभी से ये तुम्हारे दादा दादी का फैसला है। वीर साहब ने समझाना चाहा, बेटा ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं है, तुम्हारे दादा दादी की भी ये इच्छा है और मेरे दोस्त जो मेरे दिल के करीब है उनका भी यही ख्वाब है। मगर वह आगे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। उसने उसकी बात बीच में ही काट दी। माफी चाहता हूँ दादा दादी, मगर प्लीज मुझ पर दबाव मत डालिए, जिसके नतीजे में शायद मुझे कोई और ठोस कदम उठाने पर मजबूर होना पड़े। तभी अपनी बात खत्म करते ही वहां से चला गया। पीछे वीर साहब और राजेश्वरी परेशान खड़े रह गए। तभी इस मामले में गंभीर तो था, मगर फिर खुद को तसल्ली देता रहा कि जब इशिता भी उसका नाम सुनते ही इनकार कर देगी तो बात अपने आप ही दब जाएगी और फिर सारा इल्जाम सिर्फ उसी पर नहीं आएगा। मगर इस बात से बिल्कुल बेखबर था। इशिता एक संस्कारी लड़की होने की वजह से अपने जीवन साथी चुनने का सारा अधिकार अपने बड़ों को सौंप चुकी थी। अगले ही दिन वीर साहब तभी इसका इनकार सुन चुके थे। ये बात जैसे ही धर्मपाल तक पहुंची, वे अचानक सीने में तेज दर्द के साथ गिर पड़े। तुरंत अस्पताल में भर्ती कराए गए। उनकी इस तरह की तबीयत बिगड़ने पर घर के सभी लोग सब कुछ भूलकर बस उनकी सेहत के लिए दुआओं और प्रार्थनाओं में लग गए। जैसे तैसे सब उनकी तबीयत कुछ संभली तो सबको थोड़ी तसल्ली हुई। दोस्त और रिश्तेदार बारी बारी से मिलने आने लगे, मगर उन सबके बीच इशिता की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। दादा के होश में आ जाने के बावजूद वह रो रो कर बेहाल हुई जा रही थी। उसने सबसे ज्यादा वक्त उनके साथ बिताया था और डॉक्टरों के बार बार समझाने पर भी
वे उनके पास से हटने को तैयार नहीं थी, मगर जब तविस कमरे में आया तो धर्मपाल ने खुद नरमी से इशिता को बाहर जाने को कहा। वह मुश्किल से अपने आंसू पोंछती कमरे से बाहर चली गई। तविस दादा के पास आकर उनका हाथ थामे चुपचाप खड़ा हो गया। तविस, मेरा दिल अब मेरा साथ नहीं दे रहा। क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? इसे मेरी आखिरी इच्छा समझ लो। धर्मपाल बेहद धीमी आवाज में बोले। दादा प्लीज ऐसी बातें करके मुझे इस्तेमाल मत कीजिए। तविस ने अपने अंदाज में उन्हें संभालना चाहा, मगर उनके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तुम इशिता से शादी कर लो तविस, ये मेरी दिली और आखिरी ख्वाहिश है। क्या तुम इसका मान रखोगे? धर्मपाल ने उसके हाथ कसकर पकड़ लिए और उम्मीद भरी आंखों से उसे देखने लगे। तविस ने सांस रोके उनका चेहरा देखा। जो लड़का अपने माँ बाप के सामने साफ मना कर चुका था, वह इस वक्त एक शब्द भी नहीं बोल सका। बेबस सा खड़ा, वह कुछ कहे बिना हल्का सा सिर झुका गया। बस इतना ही काफी था। धर्मपाल के चेहरे पर जैसे जिंदगी की एक नई लहर दौड़ गई। जल्दबाजी में अस्पताल में ही दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया गया और बाहर जाकर कोर्ट मैरिज भी करवा दी गई, क्योंकि धर्मपाल की हालत बार बार बिगड़ रही थी। वीर साहब और राजेश्वरी तविस के चेहरे पर उभरी मजबूरी और दबा हुआ गुस्सा साफ पड़ रहे थे, मगर उस वक्त ये शादी धर्मपाल के दिल को सुकून देने के लिए जरूरी थी। वे भविष्य में इस उम्मीद पर टिके हुए थे कि शायद वक्त के साथ तविस का दिल बदल जाए। शादी की रस्म पूरी होने के बाद कुछ देर के लिए धर्मपाल की तबीयत ठीक ठाक दिखाई दी। जैसे ही उन्हें दोनों की शादी की खबर दी गई, उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आई। उन्होंने आंखें बंद की और फिर वे आंखें दोबारा कभी नहीं खुली। मशीनों की आवाज धीरे धीरे थम गई। उस अनकही एहसास के साथ ही कमरे में चीख गूंज उठी। इशिता भागकर दादा से लिपट गई, उन्हें जोर जोर से पुकारने लगी, मगर उनका जिस्म अब बेजान हो चुका था। दादा को उस हालत में देखकर इशिता के होश उड़ गए। वे बेहोश होकर गिरने वाली थी कि वीर साहब ने उसे संभाल लिया। कमरे का माहौल पल भर में बदल गया था। थोड़ी देर पहले ही खुशी गहरे गम में बदल चुकी थी। दादा की जुदाई सबके दिलों में कयामत बनकर टूटी थी। दादा के गुजरने के अगले ही दिन तविस ने घर वालों पर एक और वज्रपात कर दिया। उसने ऐलान किया कि वह अपने कारोबार के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए विदेश जा रहा है। वीर साहब और राजेश्वरी पर जैसे गम का पहाड़ टूट पड़ा। पहले पिता उन्हें छोड़कर चले गए थे और अब उनका इकलौता बेटा उन्हें ये कहकर छोड़ रहा था कि उसे विदेश जाकर अपना काम संभालना है। बेटे का चेहरा सख्त था, आंखों में अजीब सी ठंडक थी और पीछे टूटते हुए रिश्तों की परवाह जैसे कहीं खो गई थी। वह उनके दुख का जरा सा भी एहसास किए बिना बस अपने बारे में सोचता चला जा रहा था। सबके लाख समझाने के बावजूद तविस अपने इरादे से पीछे हटने को तैयार नहीं था। मगर जैसे ही ये खबर इशिता तक पहुंची, वह गम में डूबी खुद को तविस के पास जाने से रोक नहीं पाई। दादा के गुजर जाने के बाद से इशिता का ठिकाना दादी का कमरा बन चुका था और उसकी वहां मौजूदगी की वजह से तविस बहुत कम ही दादी के पास आता था। अपने दादा के बिछड़ने का गम, इशिता के नापसंदगी के बावजूद हुई शादी, इन सब ने तविस का दिल हर तरह से उचाट कर दिया था। यही वजह थी कि उसने सबसे दूरी बनाने का फैसला कर लिया था। आंखों में आंसू, मुरझाए चेहरे के साथ इशिता दरवाजा खटखटाए बिना तविस के कमरे में दाखिल हुई। इस वक्त तविस अपने बदले हुए रिश्ते को जैसे पूरी तरह भुला चुका था। वह बस अपने एक प्यारे रिश्ते के खो जाने के बाद दूसरे करीबी रिश्ते को भी दूर जाने से रोकना चाहता था, इसलिए खुद ही दूर जा रहा था। इशिता भले हर वक्त उससे लड़ती झगड़ती रहती हो, मगर साथ रहते उसके दिल में तविस के लिए एक अजीब सी अपनापन भरी मोहब्बत, इंसानियत मौजूद थी। तविस पूरी गंभीरता से जाने की तैयारी में पैकिंग कर रहा था। कमरे में इशिता को देखकर चौंक गया। वह किसी भी हाल में उसे अपने सामने देखना नहीं चाहता था। चेहरे पर नागवारी लिए वह उसे घूरने लगा, जबकि इशिता अनजानी सी आंखों में आंसू लिए एक बार फिर अपने प्यारे दादा को याद करती हुई तविस के बाजू पर सिर रखकर रो पड़ी। कुछ पल के लिए तविस बिल्कुल सुन रह गया। तविस, तुम नहीं जाओगे प्लीज, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना। पहले दादा, अब तुम। हिचकियां भरती इशिता अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तविस ने उसे एक झटके से खुद से अलग कर दिया। उसके इस व्यवहार पर इशिता हक्का बक्का उसे देखने लगी। दोनों की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था, मगर इशिता ने कभी उस फर्क को अपने बीच आने नहीं दिया। वह हमेशा तविस के ऐसे ही बात करती थी जैसे वह उसका हम उम्र हो। उसकी यही बेबाकी तविस को चुभती थी। आज भी उसका उसे तुम कहकर पुकारना उसके भीतर आग लगा गया। रिश्ते बदल जाने के बावजूद भी तविस के हिसाब से
इशिता अपनी पुरानी बेपरवाही नहीं भूली थी, उसे वह सम्मान देने को तैयार ही नहीं थी जिसकी वो उम्मीद करता था। उसने एक पल को भी इशिता के हालात या उसके टूटे दिल को समझने की कोशिश नहीं की, बस अपनी बनाई हुई धारणाओं पर अड़ा रहा। खबरदार, जो कोई फालतू बात तुमने मुझसे की या हमारे बीच बने इस रिश्ते को लेकर अपने दिल दिमाग में कोई ख्वाब पाला। तब इसके सख्त और बर्फ जैसे ठंडे शब्द इशिता के पहले से सुन पड़े दिमाग पर और भारी पड़ गए। वे आंखें फाड़े उसे देखती रह गई, जैसे एक ही पल में उसके सारे सपने चूर चूर हो गए हों, जो उसे बहुत बेगाना सा लगा था। मुझे तो लगा था कि तुम भी इस शादी से खुश नहीं होगी, क्योंकि हमेशा तुम मेरी जिंदगी नर्क बनाने में लगी रहती थी। मगर मैं गलत था। तुमने सोचा होगा कि आखिर तुम जैसे मोटे जिस्म की लड़की से कौन शादी करेगा, और अगर कोई करता भी तो जरूर मुझ जैसा फिट फाट इंसान नहीं होता। इसलिए अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। तुम तो इस शादी को ही अपनी किस्मत मान बैठी हो, मगर मैं इस शादी को नहीं मानता। दादा की तबीयत को देखते हुए मैं उनकी वजह से मजबूर हो गया था और दबाव में आकर ये शादी कर ली थी। इस शादी को अपने दिमाग में बसाने की जरूरत नहीं है, और अब जब वो नहीं रहे तो मैं किसी सूरत में तुम जैसे बदतमीज लड़की को अपनी जिंदगी में स्वीकार नहीं करूंगा। तब इसने अपने अंदर का सारा गुस्सा इशिता के नाजुक दिल को निशाना बनाते हुए उस पर उड़ेल दिया था। उसका चेहरा पत्थर सा कठोर हो गया था। इशिता गम की हालत में खड़ी उस जालिम इंसान का चेहरा देखती रह गई, जो उसके अस्तित्व और उसके आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ा चुका था। वह अभी दादा के गम से बाहर भी नहीं निकल पाई थी कि उसकी इज्जत पर यह गहरी चोट लग गई। और अब दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अपना घर छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर यहाँ रहा तो मेरा दिमाग ही फट जाएगा। तब इसके घूरने पर इशिता के जिस्म को जैसे झटका सा लगा। वह जल्दी से पलटी। उसके पूरे बदन में कंपन दौड़ गया था। डगमगाते कदमों से जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, दरवाजे पर खड़ी जानकी देवी को देखकर उसकी शर्मिंदगी और गहरी हो गई। वह उनसे नजरें मिलाने की हिम्मत खुद में नहीं जुटा पाई और सीधे अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया। जानकी देवी के दिल दिमाग पर अपने बेटे के हर शब्द मानो हथौड़े की तरह गिर रहे थे और अफसोस की लकीरें उनके चेहरे पर फैलती जा रही थी। दुख की हालत में वह कमरे के अंदर जाने के बजाय वहीं से लौट गई। तब इस आने वाले वक्त से अनजान खुद को पत्थर बनाकर पथरीले शब्द बोल गया था कि अगर कभी उसे वापस लौटना पड़े तो किस हक से अपने अधिकार की बात करेगा। तब इसको हिंदुस्तान छोड़े कई साल बीत चुके थे। इन सालों में शुरू के कुछ वर्ष तो उसने अपने माता पिता से भी बात नहीं की, मगर हाँ, दादी कमला देवी से वो बार बार बात करता था। उनसे भी बस औपचारिक सी दो चार बातें करके कॉल काट देता। जैसे उनकी जुबान से वापसी का जिक्र निकलता, वह तुरंत फोन काट देता। समय थोड़ा और बीता तो उसे माँ बाप की याद सताने लगी और वह दिल के हाथों मजबूर होकर उनसे बातचीत की कोशिश करने लगा। मगर तब उसे एहसास हुआ कि सिर्फ वही उनसे नाराज नहीं था, बल्कि उसके माँ बाप भी उससे बेहद खफा थे और उससे बात तक नहीं करना चाहते थे। अपने माता पिता के इस व्यवहार ने तविश के दिल में इशिता के लिए और ज्यादा गलतफहमियां भर दी। उसे लगने लगा कि उसी की वजह से उसके माँ बाप उससे दूर हो गए हैं। उसके दिल और दिमाग में यही बात घर कर गई कि उसके माता पिता को अपने इकलौते बेटे से ज्यादा अपने दोस्त की बेटी इशिता प्यारी है। इशिता के लिए बढ़ता गुस्सा और नफरत तविश को हर वक्त उसके खिलाफ और सख्त बनाती जा रही थी। वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि पेरिस में खुद को हर वक्त काम में डुबोए रखने के बावजूद अपनी उसी नापसंद शख्सियत को वो पूरे दिल से याद किए बैठा है, जिसे वह अपनी जिंदगी से मिटा देने की कसम खा चुका था। इस हद से ज्यादा नफरत और गुस्से ने कब पसंद और आदत का रूप धारण कर लिया, उसे खुद ही पता नहीं चला। क्योंकि 6-7 साल का लंबा वक्त गुजर जाने के बावजूद फिलहाल तो वह अभी भी मोटी सी दिखने वाली इशिता को देखने तक का और उससे अपनी जिंदगी में स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं रखता था। पहले 1-2 साल तो जानकी देवी ने तविश के तरफ से अपना दिल सख्त किए रखा था, मगर फिर ममता के हाथों मजबूर हो गई और तविश से बात करने लगी। मगर वह भी आखिर तविश की माँ थी। तविश जितनी लंबी बात करना चाहता, वह उतनी ही छोटी सी औपचारिक बात करके फोन काट देती। उनकी आवाज में छिपी नाराजगी टूटन तविश को भीतर तक चुभती थी, मगर उसका अहंकार उसे झुकने नहीं देता था। आखिरकार उन लंबे 8 सालों के बाद तविश उस नतीजे पर पहुंचा, क्यों ना वह उस वजह को ही जड़ से उखाड़ फेंके जिसे वह अपनी हर परेशानी की जड़ मान बैठा था।
ताकि उसके माँ बाप सिर्फ उसके हो जाएं और उनके दिल में किसी और के लिए कोई जगह ना बचे। यही सब मंसूबे बनाते हुए वह आज विदेश से घर लौटा था और आते ही उसने एक ऐसा बम सबके दिलो दिमाग पर फोड़ दिया था जिसकी गूंज पूरे घर में सन्नाटे की तरह फैल गई। उसने साफ शब्दों में तलाक की बात रख दी। ये सुनकर इशिता के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। जिस रिश्ते को उसने 7 फेरे लेकर अपना धर्म, अपना भाग्य माना था, उसे तविश एक झटके में खत्म कर देना चाहता था। जानकी देवी का चेहरा सफेद पड़ गया था। वीर साहब की आंखों में आक्रोश और पीड़ा एक साथ तैरने लगे थे और कमला देवी के कांपते होंठ दुआ और बद्दुआ के बीच में ठिठक गए थे। घर की दीवारें तक जैसे एक फैसले की गवाह बनकर सिहर उठी थी। क्या तलाक की बात सुनकर इशिता टूटकर बिखर जाएगी या फिर अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होगी? आखिरकार तभी 7 साल के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि वह क्यों किस वजह से अपने देश, अपने वतन की सजा सहता रहा। इसलिए वह अपनी इस खुदगर्जी का हिसाब चुकाने और अपने जीवन के इस बवाल को हमेशा के लिए खत्म करने के इरादे से हिंदुस्तान अपने घर वापस लौट आया था। उसकी वापसी पर सबके दिलों में एक उम्मीद ने जगह बनाई थी कि अब उसकी और इशिता की शादी सच में अपना मुकाम पाएगी। वीर साहब और जानकी देवी के साथ इशिता तो शुरू से ही तविश के ख्यालों को जानती थी, मगर फिर तविश के हिंदुस्तान से चले जाने और बिना कुछ स्पष्ट किए सारी बात अधूरी छोड़ देने के बाद जब हकीकत सबको पता चली तो बाकी लोग भी बखूबी समझने लगे थे कि तविश को इशिता के पवित्र रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर होती तो वह इशिता से जरूर बात करता, उसका हाल चाल लेता और 7 सालों की दूरी को यूं खामोशी से न बढ़ने देता। तविश जो अपने घर वालों की तरफ से हर तरह की उम्मीद किए वापस आया था, मगर जब सबने बिना कोई शिकायत किए उसका बड़े धूमधाम से स्वागत किया तो उसका भीतर का बुखार और बेचैनी बिना दिल को सुकून दिए उसे एक अजीब सी लापरवाह खामोशी में डुबोने लगी। अपना घर, अपने करीबी लोग के बीच आकर तविश को कुछ तसल्ली जरूर हुई थी। घर में सीता के बड़े भाई की शादियां हो चुकी थी और दोनों की तरफ एक एक बच्चा भी था जो अब हर तरफ घर में रौनक लगाए रखते थे। उनकी हंसी से आंगन गूंजता रहता था। तविश को घर आए 2 दिन हो चुके थे और इन 2 दिनों में उसने मन ही मन अपनी पत्नी को हर तरफ ढूंढा था। वह मोटी चुड़ैल शायद अब और मोटी हो गई होगी, इसलिए सामने नहीं आ रही, उसने कटाक्ष भरे अंदाज में सोचा। लेकिन जैसे ही सीता का 7 साल पुराना चेहरा उसके दिमाग के पर्दों पर लहराया तो उसके मुंह के टेढ़े मेढ़े भाव खुद ही बिगड़ गए और वो बड़बड़ाया, मानो अपने ही शब्दों से चुप गया हो। तविश जिस मकसद के लिए वापस आया था उसे पूरा करने के लिए उसने बहुत सोच समझकर अपनी दादी कमला देवी का ही चुनाव किया था, क्योंकि वही थी जो उसकी बात समझ जाया करती थी। वह उनके सामने सारी बात रखना चाहता था और इशिता को डिवोर्स देने का फैसला भी सुना देना चाहता था, क्योंकि वह इस तरह इशिता को हमेशा अपने नाम के साथ बांधकर नहीं रख सकता था। वो पूरे होशो हवास में इशिता को अपने नाम से आज़ाद कर देना चाहता था ताकि वह भी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। दादी, मैं यहाँ सिर्फ 1 महीने के लिए आया हूँ और आपको सच्चाई बता दूं कि अब इशिता को डिवोर्स देकर ही वापस जाऊंगा। तविश के मुंह से निकले इन शब्दों पर कमला देवी आश्चर्य से उसका चेहरा देखती रह गई थी। उनकी आंखों में अविश्वास साफ झलक रहा था। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, एक नाजुक खूबसूरत हसीन लड़की बोलते हुए कमरे में दाखिल हुई। दादी, प्लीज परमिशन दे दीजिए ना, वहाँ सारी लड़कियां होंगी, वे लड़की दादी से कह रही थी। और दादी के अलावा कमरे में मौजूद दूसरे व्यक्ति से वह या तो बिल्कुल अनजान थी या फिर पता ही नहीं अनजान बनने का ड्रामा कर रही थी। जबकि तविश की निगाहें उसी पर ठहर गई थी, क्योंकि वह कोई और नहीं इशिता ही थी, जो अब पहले वाली चुप रहने वाली लड़की नहीं थी, बल्कि अपने आत्मविश्वास की चमक के साथ उसके सामने खड़ी थी, जैसे उसे ये एहसास दिलाने आई हो कि 7 साल की खामोशी ने उसे कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बना दिया है। तविश एकटक उसे देखे जा रहा था, क्योंकि बदलते वक्त के साथ उसका जिस्म और चेहरा एक अलग ही खूबसूरती में ढल चुका था। वह पहले से बिल्कुल अलग दिखाई दे रही थी। ये लड़की कौन थी दादी? उस लड़की के कमरे से जाते ही तविश ने कमला देवी से बात करते हुए उसके बारे में पूछना शुरू किया। वह इस बात से अनजान था कि जिस मोटी इशिता से वह नफरत करता था, वही नाजुक खूबसूरत दुबली पतली हसीना बनकर उसके सामने खड़ी थी, जो बीते सालों में खुद में बहुत बदलाव ला चुकी थी और जिसने तविश को ऐसे इग्नोर किया जैसे वह इस कमरे में मौजूद ही ना हो।
तुम भी नहीं पहचान पाए ना? खैर पहचान तो अब हम भी नहीं पाए। ये हमारी वही इसीता है जो चुलबुली सी हर वक्त चहकती रहा करती थी, मगर जब से तुम्हारे दादा धर्मपाल और तुम गए वह इसीता तो कहीं खो गई है। कमला देवी खोए हुए अंदाज में बोली तो तभी इसको गहरा धक्का लगा। उसके सामने इसीता का पुराना चेहरा लहराया, फिर अभी अभी दिखा वह बदला हुआ निखरा हुआ चेहरा। वह हैरान ही रह गया। दादी मैं आपके पास आता हूँ। तविस अपनी पुरानी बातों को फिलहाल भूलकर जल्दी से दादी के कमरे से निकल गया, जबकि कमला देवी परेशानी से उसकी पीठ को जाता हुआ तकती रह गई, क्योंकि इशिता को डिवोर्स देने के शब्द उनके दिल में टीस बनकर रह गए थे। इशिता कमरे से निकलकर आगे बढ़ी ही थी कि तविस ने तेजी से उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक लिया, तो इशिता के माथे पर बल पड़ गए। लगता है वक्त के साथ पति का सम्मान करने की तमीज भी भूल गई हो। तविस कहना तो बहुत कुछ चाहता था, पर आवाज में अजीब सी कसक थी। आज उसकी नजरें बड़े अधिकार से उसके चेहरे पर घूम रही थी और उन नजरों की तपिश इशिता को बुरी तरह झुलसा रही थी। यही समझ लीजिए, इशिता ने ठंडे स्वर में जवाब दिया और साथ ही एक तरफ होकर वहां से निकल जाना बेहतर समझा। मुझे तो बहुत बुरा लगता है कोई सम्मान करना ही भूल जाए, मगर खुद से बड़ों की इज्जत देने की अकल कहीं खो गई है क्या? तभी से उसके मुंह से निकले कुछ शब्द ही पकड़ पाया था, जिससे उसका मूड और बिगड़ गया। मैं अजनबियों के साथ ऐसा ही तकलीफ भरा व्यवहार रखती हूँ। अब आप रास्ते से हटिए, मुझे अजनबी लोगों से ज्यादा बात करना भी पसंद नहीं। इशिता बड़े ठोस और आश्चर्य भरे अंदाज में उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, तो एक पल को तविस को सच में अपने सामने खड़ी इशिता अजनबी ही लगी। वक्त के साथ दिमागी कमजोरी में पड़ गई हो क्या, जो हमारे बीच मौजूद रिश्ता भूल गई हो क्या? तविस ने सावधानी से अपने और उसके रिश्ते की याद दिलाई, तो जवाब में इशिता के होठों पर बस गुस्से भरी मुस्कान उभरी। बिल्कुल नहीं भूली, सब अच्छे से याद है, अपनी बेइज्जती भी और उस खास रिश्ते की आपकी बेरुखी भी। मगर अब मुझे लग रहा है कि आप सब भूल गए हो, तो फिक्र मत कीजिए, मैं सब याद दिला दूंगी और फिर बहुत जल्द इस नाम से छुटकारा भी पालूंगी। इशिता हर एक सब चबाकर गुस्से से नाक सिकुड़ते हुए तविस को वही खामोश छोड़कर चली गई। तविस कुछ देर के लिए वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। आज इशिता के शब्द, उसका हर अंदाज उसे बेहद हैरानी में डाल रहा था। वह जिस इशिता को जानता था वह ये नहीं थी, और उसके बाद जब भी दोनों का आमना सामना होता, इशिता तविस के कुछ बोलने से पहले ही उसके सामने से हट जाया करती थी, जैसे वह सचमुच उसके लिए एक अजनबी बन चुकी हो। अगर तविस कुछ कहता भी तो इशिता उसे अनसुना करके आगे बढ़ जाती, और इसी अनदेखी ने उसके भीतर एक अजीब सी खालीपन भर दी थी। रात के खाने के वक्त भूख ना होने की वजह से उसने कुछ नहीं खाया था, मगर अब जब रात के 2 बजे सन्नाटा गहरा हो चुका था तो उसे बहुत तेज भूख लगी। इसलिए वह चुपचाप किचन में चला आया। फ्रिज में रखा खाना उसे पसंद नहीं आया, तो वह खुद ही कुछ हल्का फुल्का बनाने की तैयारी करने लगा। गैस जलाई, पैन रखा और चुपचाप सब्जियां काटते हुए अपने ख्यालों में उलझा रहा। जैसे ही उसने अपना खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखा और बैठकर खाने लगा, तभी सीता भी पानी लेने किचन में चली आई। तभी इसको वहां पहले से बैठा देख उसके कदम एक पल को रुक गए, मगर फिर उसने कंधे झटकते हुए फ्रिज की तरफ कदम बढ़ाए, पानी की बोतल निकाली और पलटने लगी। इस सीता जो मैं खा रहा हूँ उसमें मुझे जरा सा कंपनी दे दो। तभी इसका अंदाजा ऐसा था जैसे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो, जैसे कोई दरार ही ना हो। मैं अपने वक्त का खाना खा चुकी हूँ, इशिता ने गंभीरता से जवाब दिया था और किचन से निकलने लगी। तो तभी इसने फिर से आवाज दी, इशिता बेशक मत खाओ, मगर थोड़ी देर यहाँ बैठ तो सकती हो ना? उसकी आवाज में थकान, अकेलापन साफ झलक रहा था। दिमागी उलझनों ने उसे भीतर तक थका दिया था। इशिता उसके शब्दों पर एक पल को ठिठकी, तो तविस को उम्मीद बंधी, मगर अगले ही पल वो बिना पलटे चली गई और तविस का चेहरा बुझ गया। उसका दिल खाने से भी भर गया और वह चम्मच को प्लेट में इधर उधर घुमाने लगा। तभी उसके कानों में माँ की आवाज पड़ी, तो वह चौंक गया। कोशिश जारी रखो बेटा, क्या पता कब माफी मिल जाए, कब पत्थर दिल पहले की तरह नरम पड़ जाए, क्योंकि इस नरम दिल को पत्थर बनाने वाले भी तुम ही थे। जानकी देवी की बातों पर तविस ने अनजानेपन से उनकी तरफ देखा। उसे एक पल को लगा, क्या इशिता ने उन्हें कुछ बताया था? तुम जाते वक्त जो कुछ इशिता को बोलकर गए थे, जिस तरह उसकी बेइज्जती की थी, मैंने अपने कानों से सुना था। और उसके बाद अगर इशिता तुमसे अलग रहने का फैसला करती तो मुझे हैरानी नहीं होती, मगर दुख जरूर होता, क्योंकि मैंने उसे हमेशा अपनी बहू के रूप में देखा है।
जानकी देवी तबीस के तरफ देखे बिना बोलते हुए कुर्सी पर टिक गई तो तबीस अपनी जगह से उठकर उनके पास आया, घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और अपना सिर उनकी गोद में रख दिया। माँ, मैं अब अलग नहीं होना चाहता और वो मेरी खुदगर्जी ना समझे कि वो मोटी से पतली हो गई है तो मेरा इरादा बदला है, मगर ये पूरा सच नहीं है। ये कनाडा में बीते 7 साल मेरे दिमाग और हिसाब पर सवार रही है और जब आज सामने आई तो ऐसा लगा जैसे मेरे दिल का कोई खोया हुआ हिस्सा वापस मिल गया हो। मुझे उसे मनाना है माँ। तभी धीरे धीरे अपने दिल की सच्चाई समझने लगा था और अपनी माँ को अपना हाल सुना रहा था। जानकी देवी के आंखों में आंसू जमा हो गए। बस खुद को थोड़ा मजबूत कर लो, इशिता के टूटे हुए दिल को जोड़ने में वक्त लगेगा। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी उसके आसपास मौजूदगी ही उसे तुम्हें स्वीकार करने में मददगार साबित होगी। जानकी देवी ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसे समझाया और साथ ही मन भगवान से प्रार्थना की उनके बेटे की दिली इच्छाएं पूरी हो जाए। इशिता आंगन में बैठी अपने भाई के बेटे के साथ खेलते हुए हंस रही थी। जब तविश भी उसी सोफे पर कुछ दूरी बनाकर आ बैठा, इशिता ने रोज की तरह अपने भतीजे को बाहों में भरकर उठाना चाहा, लेकिन तभी बच्चे की नजर तविश पर पड़ी और वह उसकी तरफ जाने को मचल उठा। अपनी तोतली आवाज में अंकल कहते हुए वह इशिता की बाहों से झुककर तविश की तरफ बढ़ा तो उसके गिरने के डर से इशिता को मजबूरन तविश के करीब होना पड़ा। तविश ने खुशी दिल होकर हंसते हुए बच्चे को तो थामा ही, साथ ही दिल के हाथों मजबूर होकर इशिता का हाथ भी पकड़ लिया, जिससे इशिता के होंठ भींच गए। हाथ छोड़िए मेरा। इशिता ने आनाकानी में उन सभी उलझी हुई समस्याओं का हल तलाश कर चुकी हूँ और हर रास्ते का नतीजा सिर्फ और सिर्फ अलग होना ही है। इशिता ने बोलते हुए जैसे ही आसपास नजर दौड़ाई तो उसे अपना बड़ा भाई वहां से पलटते हुए दिखाई दिया। वह आश्चर्य से उन दोनों को एक साथ देखकर जानबूझकर ठहर गया था। तब इसने भी उसकी नजरों की तपिश को महसूस करते हुए उधर देखा और फिर धीमे स्वर में बोला, भाई को बुलाने की जरूरत नहीं, वो भी यही चाहते हैं कि हम आपस में बात करें। इशिता का भाई पुकारने के लिए मुंह खोल ही रहा था कि तब इसके शब्दों ने उसे रोक दिया, मगर इशिता ने गुस्से से अपने होंठ भींच लिए। बच्चे की मौजूदगी की वजह से वह ज्यादा ऊंची आवाज में बात भी न कर सकी थी। भाई इन बातों से अनजान है जो आपकी जुबान से मेरे लिए निकली थी। अगर उन्हें ये सब बता दूं तो यही मेरे भाई आपको मुझसे 100 फीट दूरी पर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इशिता के होठों पर अपने भाई के लिए मान और इज्जत साफ झलक रही थी, जबकि उसके शब्दों पर तविश को अपनी ही इज्जत याद आ गई और वह शर्मिंदा होकर नजरें झुका गया। आज सच में उसके पास अपनी सफाई के लिए शब्द नहीं थे। मैं जो अपने दादा धर्मपाल को खोने के बाद उन्हें याद करते करते जज्बाती हो गई थी और उन जज्बातों में आंसू बहाते हुए आपको अपना समझ बैठी थी। आपके कंधे पर सहारा लिया था, मगर जिस तरह आपने मुझे झटक दिया था उस पल खुद को किसी अछूत इंसान की तरह महसूस किया था। सीता ने पिछला हिसाब किताब खोल दिया तो तविश अपने होठों को काटने लगा। उसे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। दादा को खोने के बाद किसी और अपने और करीब इंसान को खोने का एहसास दिल को कचोटने लगा तो मैंने सोचा कि मैं आपसे विनती करके आपको रोक लूंगी। सब घर वाले पहले ही गम में डूबे हुए थे, यूं आपका जाना सबको तोड़ गया। मगर उस दिन मेरी इज्जत को पैरों तले रोंद गया। मेरे प्यार को इतना गलत आंका गया कि मुझे लगा मेरी सांसें ही बंद हो जाएगी। इशिता बिना तविश को कोई सवाल किए खुद ही अपनी आप बीती दोहरा रही थी और तविश 7 साल पहले अपनी जुबान से निकले शब्दों की तकलीफ आज भी उसके शब्दों में महसूस हो रहा था। शर्मिंदगी से उसका सिर झुक गया था। वह जैसे भीतर की गहराइयों में धंसता जा रहा था। अपनी सफाई में कहने के लिए जो कुछ भी सोच रखा था वह सब कहीं गुम हो गया था। तब इसके चेहरे का सीधापन, अपने हाथ पर उसकी पकड़ को कमजोर पड़ते देख इशिता ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और उसके पास से उठ गई। इस बार तविश ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसके बाद तविश ने इशिता का सामना करना ही छोड़ दिया, क्योंकि उसे इशिता की इल्जाम लगाती आंखों में देखना मुश्किल लगने लगा था। वह हर बात को बीते हुए कल का नाम देकर भूलना चाहता था, मगर ये नहीं समझ पाया कि जिस पर गुजरी हो उसके लिए वक्त कभी भी मायने नहीं रखता। तभी इसने खुद को बिजनेस में बेहद बिजी कर लिया था, जैसे काम की भीड़ में अपने अपराबोध टूटे रिश्ते की सच्चाई को दबा देना चाहता हो। और उसके यूं पीछे हट जाने पर जानकी देवी ने अफसोस का इजहार किया था। उनका कहना था कि जब वो शब्दों की धार से जख्म देना जानता था तो अब वक्त आने पर उन जख्मों पर मरहम रखने का हौसला भी उसमें होना चाहिए।
उसी दिन बहुत ज्यादा सर दर्द होने की वजह से तभी शाम को ही घर लौट आया था, वरना उसकी वापसी तो अक्सर तब होती थी जब सब घर वाले सो चुके होते थे। गाड़ी से निकलते ही जैसे ही तविस आंगन में दाखिल हुआ, उसी वक्त होश हवास खोए। आंखों में आंसू लिए सीता अपने भतीजे को गोद में उठाए उसके सामने आ खड़ी हुई। बच्चे के चेहरे से खून निकल रहा था, शायद वह कहीं गिरकर चोट खा चुका था। इससे पहले कि तविस कोई सवाल करता, इशिता घबराई आवाज में बोल पड़ी, तविस प्लीज मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, उसका बहुत खून बह रहा है, प्लीज जल्दी करो। इशिता की आवाज में ऐसी घबराहट थी कि तविस अपना सर दर्द उसी पल भूल गया और तुरंत पलटकर गाड़ी की तरफ बढ़ा। इशिता ने घर में किसी को कुछ नहीं बताया, बस सामने तविस को देखते ही परेशानी में उसके साथ घर से निकल आई थी। हॉस्पिटल में बच्चे के जख्म की ड्रेसिंग हो रही थी, तो इशिता अपने कांपते होंठ भींचे चेहरा दूसरी तरफ मोड़कर खड़ी थी, जैसे हर बूंद के खून उसके दिल पर गिर रही हो। तभी ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने कहा, अपने जज्बात संभालिए, अगर आप ऐसे रिएक्ट करेंगी तो बच्चा कैसे हिम्मत रखेगा। नर्स के शब्दों पर तविस ने चौंक कर इशिता को देखा और फिर गहरी सांस भरते हुए उसे अपने पास खींचकर सहारा दिया। इशिता को भी जैसे उस पल किसी सहारे की जरूरत थी और वह तविस से दूर नहीं हुई। लीजिए, आपका बेटा अब बिल्कुल ठीक है और अपनी माँ की तरह ये सिर्फ भावुक नहीं बल्कि बहादुर भी है, जो रोने के बजाय हंस रहा है। नर्स ने बच्चे को तविस की तरफ बढ़ाते हुए कहा। तो खुद को संभालती इशिता नर्स के शब्दों पर हल्का सा सिहर गई। कुछ तविस की नजदीकी और कुछ नर्स की ये गलतफहमी कि बच्चा उनका बेटा है, इशिता को नजरें झुकाने पर मजबूर कर गई, जबकि तविस आंखों में मोहब्बत और एक अनकही खुशी लिए सब कुछ महसूस कर रहा था। उसका सर दर्द भी काफी हद तक कम हो चुका था। आप दोनों कपल बहुत ही खूबसूरत हैं सर, और आपका बेटा भी बहुत ज्यादा प्यारा है। लगता है आप दोनों से इसने अपने नैन नक चुराए हैं। नर्स जरूरत से ज्यादा ही बातूनी थी, कागज पर कुछ लिखते हुए लगातार बोलती जा रही थी। इशिता ने नाक सिकुड़ते कुछ कहना चाहा, मगर तविस बड़ी खुशी से नर्स का धन्यवाद करने लगा, तो इशिता ने उसे घूरा और तविस ने जवाब में मुस्कुराहट उसकी ओर उछाल दी। इशिता बच्चे को लेकर जल्दी से वहां से निकली, तो तविस भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में उसके साथ कदम मिलाकर चलने लगा। उसने कनखियों से इशिता और बच्चे को अपने साथ चलते हुए देखा तो उसे वह मंजर बेहद प्यारा सा लगा। उसके दिल और दिमाग में एक अजीब सी खुशी और गुदगुदी उतरती चली गई। गाड़ी में बैठते ही इशिता गुस्से में बोली, आपने नर्स की गलतफहमी दूर क्यों नहीं की। तविस ने उसके चेहरे की तरफ बिना देखे गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ाते हुए धीमे स्वर में कहा, हर गलतफहमी तुरंत दूर कर देना जरूरी नहीं होता। कुछ ख्वाब अगर पल भर के लिए सच लगे तो उन्हें जी लेने में क्या बुराई है। और उसकी आवाज में छिपी नरमी ने इशिता के दिल में एक अनचाही हलचल पैदा कर दी। कैसी गलतफहमी, तुम मेरी पत्नी नहीं हो क्या। तविस ने बड़े इत्मीनान से कहा, तो इशिता को जैसे दांतों तले उंगली दबानी पड़ गई। फिलहाल आर्यन हमारा बेटा नहीं बल्कि भतीजा है, मगर कोई बात नहीं, भविष्य में हमारा अपना बेटा और बेटी तो होंगे ही ना। तो क्या गलत हुआ। तविस की ये बेबाकी इशिता को शर्म से लाल कर गई। आपको शर्म नहीं आ रही मुझसे ऐसी बातें करते हुए। इशिता चाह कर भी अपनी आवाज में उतना गुस्सा शामिल नहीं कर सकी, क्योंकि दिल तो तविस के इन शब्दों पर एक अलग ही दुनिया में धड़कने लगा था। बिल्कुल नहीं, पत्नी से कैसी शर्म। तविस ने जैसे उसे परखने का इरादा कर लिया हो। पत्नी नहीं हूं मैं आपकी, समझे आप। इशिता ऊंची आवाज में बोली, तो तविस ने जैसे उसकी बात समझते हुए हामी भरी, और एक पल को इशिता को सुकून मिला। मगर अगले ही पल तविस के मुंह से निकले शब्दों ने उसे फिर से बेचैन कर दिया था। हाँ, जानता हूँ हमारी शादी जिन हालात में हुई है, उस वक्त मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था, शायद मैं हालात में बह गया था, मगर तुम यकीन मानो अब मुझे अपनी पत्नी की बहुत चाहत हो रही है, और तुम्हारे सिवा दुनिया में मुझे कोई दिखता ही नहीं। मगर बेफिक्र रहो, मैं बहुत जल्द तुम्हारी विदाई करवाने का इंतजाम कर रहा हूँ, फिर तुम्हें तुम्हारे अपने कमरे तक लाऊंगा, और तब अपने किए की माफी मैं अपने तरीके से मांगूंगा। तब इसने बड़ी सहजता से अपना इरादा जाहिर कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे नहीं करवानी कोई विदाई। इशिता ने अपने दिल की तेज धड़कनों को काबू में करते हुए साफ मना कर दिया। तभी तविस ने गाड़ी को सड़क किनारे पर लाकर ब्रेक लगाया और पूरा चेहरा उसकी तरफ मोड़ दिया। इशिता सहम सी गई। उसकी गोद में सोया आर्यन सुकून से सांस ले रहा था। इतनी जल्दी माफ नहीं करना तो मत करो, मैं बार बार माफी मांगने को तैयार हूँ, मगर प्लीज मेरी मोहब्बत पर शक मत करो। हाँ, मैं खुदगर्ज बन गया था, मैंने तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं की,
तुम्हें ठुकराया, तुम्हारी बेइज्जती की, मगर इन 7 सालों ने मुझे सिखा दिया कि इंसान जब किसी अपने को खोने लगता है तभी उसकी अहमियत समझ आती है, और मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। तब इसकी आवाज़ में पहली बार वह टूटन साफ सुनाई दे रही थी जिसे वह अब तक छुपाता आया था। कैसी गलतफहमी है, तुम मेरी पत्नी नहीं हो क्या? तब इसने बड़े इत्मीनान से कहा तो इशिता को जैसे दांतों तले उंगली दबानी पड़ गई। फिलहाल आर्यन हमारा बेटा नहीं बल्कि भतीजा है, मगर कोई बात नहीं, भविष्य में हमारा अपना बेटा और बेटी तो होंगे ही ना, तो फिर क्या गलत हुआ? तभी इसके बाकी शब्दों ने इशिता को शर्म से लाल कर दिया था। आपको शर्म नहीं आ रही मुझसे ऐसी बातें करते हुए? इशिता चाहकर भी अपनी आवाज में घुसा हुआ कंपन छिपा नहीं सकी थी। इतनी जल्दी माफ नहीं करना तो मत करो, मैं बार बार माफी मांगने को तैयार हूँ, मगर प्लीज मेरी मोहब्बत पर शक मत करो। हाँ, मैं खुदगर्ज बन गया था, पर मैं अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार हूँ। दादा के साथ घर के सब लोग हम पर नजर लगाए बैठे हैं, बस एक मौका दो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। बीते हुए कल की सारी यादें तुम्हारे दिमाग से मिटा तो नहीं सकता, मगर आगे इतनी खुशियों के पल तुम्हारी जिंदगी में भर दूंगा, वे सब धुंधले पड़ जाएंगे। तब इस बड़े सुकून से इशिता को मना रहा था जैसे आज उसे मनाकर ही दम लेगा। इशिता ने बिना झुके उसकी आंखों में मौजूद सच्चाई को पढ़ने की कोशिश की। हमारा बचपन भी तुम्हारे सामने बीता है, ऐसी सूरत में शायद मेरा व्यवहार इतना बुरा भी नहीं था। तब इसने अपने अधिकार में सफाई पेश की। इशिता ने गहरी सांस ली। मेरा भाई तो तुमसे काफी बड़ा था, एक आप ही थे जो मुझे समझते थे, मगर आपको भी हमेशा मुझसे बड़ा बनने का शौक चढ़ा रहता था। बस इसलिए आपको खुद की तरह ध्यान दिलाने के लिए मैं लड़ाई झगड़ा मोल लेती रहती थी। इशिता ने भी अपने दिल का गुब्बार साफ किया तो तभी इसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तो अब विदाई के लिए हाँ कर दो ना, ताकि मेरा ध्यान सिर्फ तुम पर हो सके, और फिर शादी के बाद बाकी लड़ाई झगड़ा चालू रखना। मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि दिल का एक कोना उन शरारती यादों को याद कर आज भी हल्का सा उदास हो जाता है। तभी इसने पहले शरारत से उसे छेड़ा और फिर आखिर में उदासी भरे स्वर में कहा तो इशिता के लिए कुछ कहना मुश्किल हो गया। गाड़ी चलाइए ना, घर में सब मेरे बिना परेशान हो रहे होंगे। किसी साफ हाँ या ना के बिना इशिता की बदलती आवाज से तविस उसकी रजामंदी समझ गया। मुस्कुराते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। भगवान का बहुत धन्यवाद करता हूँ। घर पहुंचकर इशिता की गाड़ी से उतरते ही तविस ने धीमे से कहा तो वह जवाब में मुस्कुराती हुई उसे देखती घर के भीतर चली गई। तविस भी सुकून से उसके पीछे आ गया। तविस ने पूछा आखिर ये चोट कैसे लगी थी? तो वो मुस्कुराकर बोली कि मेरे कमरे में ये भागते भागते उसने टीवी का रिमोट उठाकर टीवी पर दे मारा। मैं उसके पीछे भाग रही थी, तभी वह दरवाजे से टकराकर वापस टीवी पैनल पर गिर गया। उसका सिर टीवी पैनल से टकराकर कट गया। मैं घबरा गई थी, इसलिए उसे लेकर तुरंत अस्पताल जाने लगी। मैं घर वालों को नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि वो मेरे कमरे में था और मुझे बहुत दुख हुआ। ये बहुत ज्यादा शरारती हो गया है। जब मन करता है इधर उधर भागने लगता है। तभी तभी झटके से आगे बढ़ा और अपनी पत्नी को बाहों में भरकर उसके होठों पर गहरा चुंबन जड़ दिया। और ये सब कुछ तविस की माँ राजेश्वरी ने अपनी आंखों से देख लिया। राजेश्वरी बहुत खुश थी और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आखिरकार इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए सच्ची मोहब्बत जाग ही गई। वह चुंबन इतना लंबा था कि इशिता कोई आनाकानी नहीं कर पाई। वह अपने दिल की बेकाबू धड़कनों को ही नहीं संभाल पा रही थी। उसके गाल और होंठ बुरी तरह लाल हो गए थे। लगभग आधा घंटा वे दोनों एक दूसरे में खोए रहे और छोटा रोहन चुपके से भागकर अपने मम्मी पापा के पास कमरे में चला गया। राजेश्वरी भी उन्हें इस तरह एक दूसरे में डूबा देखकर अपने कमरे में चली गई और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी। वीर साहब और जानकी देवी की दुआएं आखिरकार रंग ले आई और घर का ये रिश्ता सच्चे अर्थों में जुड़ गया। अगले ही दिन घर में उन दोनों की विदाई की बातें होने लगी, क्योंकि अब उनका अलग अलग रहना सबको असंभव सा लगने लगा था। कुछ करीबी रिश्तेदारों को बुलाकर सादगी से उनकी विदाई कर दी गई। इशिता की आंखों में हल्की नमी थी, मगर दिल में अपनापन और विश्वास भरा हुआ था। तब इसने सबके सामने उसका हाथ थामकर ये वादा किया कि अब उसकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां होंगी। इस तरह वे दोनों एक दूसरे के दिल में पूरी तरह समा गए और बीती सारी करवाहटों को पीछे छोड़कर अब एक दूसरे के लिए जीना सीख गए। जहां अहंकार की जगह समझने ले ली और दूरी की जगह प्रेम ने, और उनका नया जीवन विश्वास, अपनापन और सच्ची मोहब्बत की नींव पर आगे बढ़ने लगा। और तविस ने अपनी पत्नी को अपने सीने से लगाए बहुत धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में विश्वास दिलाया,
अब वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे हालात कैसे भी क्यों न हो। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इन 7 वर्षों का हर दिन उसने विदेश में रहकर सिर्फ एक बोझ की तरह जिया है। कनाडा की चमकती सड़कें, ऊंची इमारतों और भागती जिंदगी के बीच उसे सुकून कहीं नहीं मिला, क्योंकि उसका सुकून तो उससे दूर उसी के पास रह गया था। उसने बताया कि वहाँ की कई लड़कियां उससे बात करने की कोशिश करती थीं, उससे दोस्ती बढ़ाना चाहती थी। कोई उसकी तारीफों के पुल बांधती तो कोई उसके साथ वक्त बिताने के बहाने ढूंढती, मगर हर चेहरे में वह अनजाने ही अपनी पत्नी की झलक तलाश करता रहा। उसे एहसास ही नहीं हुआ कब उसके भीतर इशिता की याद एक आदत से बढ़कर जरूरत बन गई। उसने स्वीकार किया कि उसकी एक सहकर्मी मारिया उससे बेहद प्रभावित थी। मारिया ने कई बार उसे अपने दिल की बात कहनी चाहिए, यहाँ तक कि शादी का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन हर बार तविश ने साफ शब्दों में उसे बताया वह शादीशुदा है और अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम करता है। उसने कहा कि मारिया को जब ये पता चला कि उसके संस्कार, उसका वचन उसके लिए किसी भी आकर्षण से कहीं अधिक मायने रखते हैं, तो उसने खुद पीछे हटकर उसकी भावनाओं का सम्मान किया। तब इसने गहरी सांस लेते हुए कहा, उसने कभी किसी को वो जगह नहीं दी जो उसकी पत्नी की थी, क्योंकि वह जगह उसके दिल में सिर्फ एक ही इंसान के लिए बनी थी। उसने माना कि शुरुआत में वह अहंकार और गलतफहमी में उससे दूर चला गया था, मगर दूरी ने ही उसे ये सिखाया कि उसकी असली पहचान, उसका घर, उसका अपनापन, सब कुछ उसकी पत्नी से ही जुड़ा है। उसने कहा कि वह हिंदुस्तान इसलिए लौटा है क्योंकि अब वह और भागना नहीं चाहता। वह अपने रिश्ते को अधूरा छोड़कर जी नहीं सकता। वह उसे मनाने, उसे माफ़ी मांगने और उसे अपने साथ कनाडा ले जाने के लिए लौटा है, ताकि अब वह अपनी हर सुबह, हर शाम उसी के साथ बांट सके। उसने उसके हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, इन 7 सालों में उसने दुनिया देखी, मगर दिल को चैन कहीं न मिला, क्योंकि उसका दिल तो उसी के पास था। उसने वादा किया कि अब उसके जीवन में कोई दूरी, कोई शक, कोई अधूरापन नहीं रहेगा, और वह हर पल उसे ये एहसास दिलाता रहेगा कि उसके सिवा उसकी दुनिया में कोई नहीं, न कभी था, न कभी होगा। अगर आज की कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया हो, तो आगे आने वाली रोमांच से भरी दिलचस्प कहानी के सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाएं।